प्यारे साथियों, आज 11 फरवरी 2026 को हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं और ये अधिकार बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान ने हमें दिया है। और ये अधिकार सिर्फ हमें नहीं दिया, ये अधिकार देश के हर एक उस व्यक्ति को दिया है जो अपने ऊपर हुए अत्याचार, अन्याय, जुल्म, जाति, अपने अधिकारों पे हुए अतिक्रमण पे आंदोलन कर सकता है, विरोध दर्ज करा सकता है, पत्र लिख सकता है, प्रयास कर सकता है कि उसके ऊपर जो महसूस कर रहा है कि ये कानून गलत बना है वो कानून को वापस लिया जाए। मैं अभी लोकसभा में था, बजट पे अपनी बात रख के इसलिए आपके बीच देरी से पहुंचा क्योंकि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे चर्चा नहीं हो पाई। तो बजट एक महत्वपूर्ण विषय है, बजट पे मैंने अपनी बात रखी और फिर अब मैं आपके बीच में हूं। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। इसलिए नमन करता हूं क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा अधिवक्ता हूं, लोकसभा का सदस्य हूं, इस देश के इतिहास को जानता हूं और इतिहास से प्रेरणा लेकर ही आप अपने भविष्य को मजबूत कर सकते हैं, अपने वर्तमान को अच्छा बना सकते हैं। प्यारे साथियों, मैं सबसे पहले दिल्ली की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय की गंभीरता को समझा और खुद से आगे बढ़कर निर्णय लिया कि हम यूजीसी के समर्थन में एक आंदोलन बुलाकर देश भर में ये संदेश देने का काम करेंगे कि हम सीना तान के कमजोर वर्गों के साथ खड़े हैं और हम अपने बच्चों की आने वाली जो है हमारी पीढ़ियां हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं करें। तो मैं और आप सब लोग दोनों हाथ उठाकर दिल्ली की पूरी टीम को धन्यवाद करें कि उन्होंने ये हौसला जुटाया, उन्होंने ये हिम्मत जुटाई, उन्होंने हमें शक्ति दी, उन्होंने वैचारिक मजबूती को समझा और असल में उन्होंने सबसे बड़े इस दुख को समझा कि बहन पायल, भाई रोहित, बहन डेल्टा और तमाम हमारे बेटे बेटियों की जो शहादतें हुई हैं, संस्थानिक हत्या हुई है, आने वाली पीढ़ियों के हिस्से में ये जुल्म जाति ना आए। इसलिए मैं उनकी बड़ी सोच को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता। उसके बाद जिन साथियों ने ये मुमकिन कराया कि दिल्ली जैसे स्थान पर एक बड़ा आंदोलन हो, हमारी बात दूर तक जाए, जो जहां जहां से लोग पहुंचे हैं, मैं उन तमाम भाइयों का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, अपनी पार्टी के बड़े नेताओं का, सबका धन्यवाद करता हूं। और जिनकी वजह से मैं लोकसभा में पहुंचा हूं, मैं उन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों का और नगीना लोकसभा के समझदार लोगों का, नगीना लोकसभा बिजनौर जिले के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप अपने ऊपर होने वाले अन्याय के विरोध में आवाज नहीं उठाते तो ये मान लीजिए कि ये आपके ऊपर मुस्तैद कर दिया जाता है, आपके ऊपर थोप दिया जाता है कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं। प्यारे साथियों, आप याद करके देखिए, इस देश में हमें कुछ भी मांगने से नहीं मिला। हर चीज के लिए हमारे अपने बीच के लोगों ने, जिनको आज हम महापुरुष के रूप में मानते हैं, उन्होंने संघर्ष किया है, अपना जीवन बलिदान किया है, अपने बच्चों का बलिदान दिया है, उन्होंने अपना सुख चैन त्यागा है। उसके कारण आज इस देश में कमजोर वर्गों के लोगों को हक और अधिकार मिलने का काम हुआ। प्यारे साथियों, मैं आज उदाहरण देके बताऊंगा, जो भी डिबेट करना चाहता है
मैं चैलेंज करके कहता हूं, जिस भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में हिम्मत हो वो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से डिबेट करे, डिबेट करे। मैं सामान्य डिबेट में इसलिए नहीं जाता क्योंकि आजकल चैनलों पे डिबेट का अस्त्र खत्म हो गया है। अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा स्वयं करनी है, वहां कोई भी आके बैठ जाता है और कुछ भी कहने लग जाता है। हम इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सम्मान की रक्षा भी स्वयं करें। इसलिए मैं चैलेंज करता हूं कि जिनका भी प्रतिनिधित्व लोकसभा में है, उस पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यूजीसी के विषय पे हमसे डिबेट करे, और जो कमजोर वर्गों के विषय उन पर डिबेट करे, मुसलमानों के विषय पे डिबेट करे, ईसाइयों के विषय पे डिबेट करे, सिखों के विषय पे डिबेट करे, बौद्धिस्टों के विषय पे डिबेट करे, कर्मचारियों के विषय पे डिबेट करे, किसानों के विषय पे डिबेट करे, दलितों पिछड़ों के हक अधिकारों के विषय पे डिबेट करे, तो हम उनको जवाब देके बताएंगे कि हम जमीन से आए हैं, किसी नेता के पोते बेटे पोती बेटी नहीं है। हमें जमीन का पता है कि आज हालात क्या हैं और लंबे समय से हालात क्या थे। प्यारे साथियों, बड़े गौर से सुनो। नारे तो आप लगा रहे हैं तो बहुत दिनों से, लेकिन खाली नारे से बात नहीं आगे बढ़ेगी। प्यारे साथियों, मैं जानता हूं शिक्षा के दरवाजे किसी और ने नहीं खोले। अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले प्रयास नहीं करते तो आज हमारे तन पे ये कपड़े नहीं आते। अगर शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान किसने दिया है तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने दिया, मां सावित्रीबाई फूले ने दिया, मां फातिमा शेख ने दिया। प्यारे साथियों, इस देश में जिस आरक्षण को रोज बुरा भला कहा जाता है, हालांकि किसी की हैसियत नहीं है बुरा भला कहने की, क्योंकि जब आप ये कहते हैं, जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते तो 4 उंगली आपकी तरफ भी जाती है, 3 उंगली एक अंगूठे का रुख भी आपकी तरफ होता है, जो आपको ये बताता है कि एक बार अपने गिरबान में भी झांकिए। जो लोग 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण लेते हैं, संविधान के विरोध में जो आया है, वो भी आरक्षण पे सवाल खड़ा कर सकते हैं। किस आधार पे, किस आधार पे? जो लोग सदियों से आरक्षण का लाभ लेते आ रहे हैं, तमाम संस्थानों पे काबिज हैं, जिन्होंने कमजोर वर्गों के लोगों को उनकी दुख तकलीफों के बाद, उनके भूखे पेट के बाद, जब उनकी बच्चों को तन ढकने का अधिकार नहीं था, जिन्होंने उनके आंसुओं के बाद भी, जिनके मुंह से एक शब्द भी हाय का भी नहीं निकला कि इनके साथ गलत हो रहा, वो हमसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं सवाल करने का। अगर सवाल करना चाहते हैं तो अपने अंदर पैदा करिए कि आपके अंदर न्याय की क्षमता है, आप न्याय प्रिय हैं, पहले साबित करिए, फिर आके सवाल कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। प्यारे साथियों, आरक्षण क्या जाति के आधार पर मिलता है? आरक्षण क्षेत्र के आधार पर भी मिलता है। आप जाके देखो, जम्मू कश्मीर में आरक्षण क्षेत्र के आधार पर मिलता है। आप जाके देखो हिमाचल में आरक्षण क्षेत्र के आधार पर मिलता है। आप जाके देखो उत्तराखंड में आरक्षण क्षेत्र के आधार पर मिलता है। कौन कहता है जाति के आधार पर मिलता है? आरक्षण उनको मिलता है जो पीछे रह गए हैं, जिनका प्रतिनिधित्व कम है। और इस देश का मैं गारंटी से कहता हूं, कास्ट सेंसस करा के आप लोग डेटा उठा के लाइए, आइए डिबेट कीजिए और बताइए आपकी संख्या कम है। मैं गारंटी देता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद जो लोकसभा का सदस्य है और आजाद समाज पार्टी भीमान में कार्यकर्ता, में वचन दे कहता हूं, अगर किसी विभाग में आपका आरक्षण कम हुआ, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो या कोई भी विभाग हो, अगर आपका आरक्षण, आपका प्रतिनिधित्व कम हुआ, मैं वचन देकर कहता हूं कि दलित पिछड़ों की लड़ाई को पीछे छोड़ के पहले आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं, न्याय प्रिय व्यक्ति हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं। तो मगर सच का सामना तो करना ही पड़ेगा। इस देश में अगर आरक्षण आया सबसे पहले तो 1902 में आया, जिसको छत्रपति साहू जी महाराज ने लागू किया, किसी और ने लागू नहीं किया। कुर्मी वंश के छत्रपति साहू जी महाराज ने लागू किया। उससे पहले तमाम न्याय प्रिय लोगों पे था अवसर, उन्होंने लागू नहीं। इस देश में अगर वोटिंग राइट मिला, इस देश के बहुसंख्यक लोगों को, बालिग लोगों को वयस्क मताधिकार मिला, सार्वभौमिक मताधिकार मिला, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। 1919 से पहले इस देश में बहुत कम % लोग वोट करते थे। मॉन्टेगो चैनफोर्ड सुधार समिति बनी और सुधार समिति ने नए पैमाने तय किए कि वोट देने का अधिकार उनको मिले जो जमींदार हैं, जो भूमि जिनके पास बड़ी संख्या में है, जो लगान देते हैं, जो टैक्स देते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो पूंजीपति हैं, जिन पे व्यापार है। आप इतिहास उठा के देखो, जिन्होंने ने आंख ही या जिनको अपने अधिकारों का पता ही संविधान के आने के बाद लगा है, उनकी संख्या कितनी रही होगी, आप इस बात को महसूस करके देखें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ भी मांगने से
नहीं मिला है। भारत ऐसा देश है जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह आज हम इकट्ठा हुए बहिष्कृत हितकानी महासभा के बैनर तले ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन के बाद साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन जब भारत आया उनकी रिपोर्टों के आधार पे गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई और तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने यह सुनिश्चित करवाया कि कमजोर वर्गों के लोगों को भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तब इस देश में, और आपको जान के खुशी होगी कि न्यायप्रिय चरित्र किसे कहते हैं, कि भारत पहला ऐसा देश है कि संविधान के लागू होने के साथ देश की महिलाओं को और गरीब और अमीर तमाम तबकों के लोगों को वोटिंग राइट मिलने का काम हुआ। ये काम अमेरिका नहीं कर पाया, ये काम जर्मनी नहीं कर पाया, ये काम यूरोपियन कंट्री नहीं कर पाई, ये काम इंग्लैंड नहीं कर पाया। ये काम अगर किसने किया कि महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले तो ये भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। हिंदू कोड बिल पे इस्तीफा दिया जब महिलाओं को उनके अधिकार नहीं दिला पाए, पिछड़ों को उनके अधिकार नहीं दिला पाए। इसलिए हम तो लंबे समय से उपेक्षाओं से लड़ रहे हैं। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, जब हम चारों तरफ देखते हैं तो मामना रामसु वर्मा दिखाई देते हैं, संत राम पी प्रजापति दिखाई देते हैं, मान्यवर काशीराम साहब दिखाई देते हैं, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब दिखाई देते हैं। जब हम चारों तरफ देखते हैं संत गाडगे जी महाराज दिखाई देते हैं, नारायणा गुरु दिखाई देते हैं। जब हम चारों तरफ देखते हैं बाबू सिंह दयाल चौरसिया दिखाई देते हैं, परमानंद लोधी जी दिखाई देते हैं, अवंतिका बाई लोधी जी दिखाई देती हैं, जलकारी बाई दिखाई देती है, तमाम हमारे महापुरुष और वीरांगनाएं दिखाई देती हैं। ये सब कौन है? इन्होंने हमारी बस्ती में जन्म नहीं लिया, इन्होंने हमारे जिले में जन्म नहीं लिया, इन्होंने हमारे प्रदेश में जन्म नहीं लिया, मगर हम अपने मां बाप से ज्यादा इनका सम्मान करते हैं और इनके सम्मान पे खून की बूंद बूंद लगा सकते हैं। उसका कारण क्या है आप जानिए। उसका कारण ये है कि इन महापुरुषों ने अपने बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया, इन्होंने हमारे लिए अपना पूरा जीवन जिया। इनकी वजह से आज हमें अधिकार मिले। इसका मैं उदाहरण बताता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में 3 लोगों को गुरु माना। धार्मिक गुरु उन्होंने, न्यायिक गुरु के तौर पे उन्होंने महामानव तथागत बुद्ध को अपना गुरु माना। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना और अंधविश्वास पाखंडवाद को यानी कि विज्ञानवाद के तर्क के आधार पर बात करने के लिए उन्होंने गुरु कबीर जी को अपना गुरु माना। आप समझो, बाबा साहब ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को गुरु माना, उनके दिखाए रास्ते पे चले, साहू जी महाराज के रास्ते पे चले। इसी वजह से वो सामाजिक न्याय की बात को मजबूती से रख पाए। कहां थे लोग जब इस देश में स्तन टैक्स लिया जाता था? कहां थे लोग इस देश में जब विधवा विवाह रोका गया था? कहां थे जब सती प्रथाएं होती थी? कौन खड़ा था इस बात को लड़ने के लिए जब महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था? वही महापुरुष खड़े थे जो समझते थे कि हर व्यक्ति के जीवन का मूल्य क्या है। प्यारे साथियों, बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि हमारी पार्टी के नेता ये बात कर रहे थे कि भाई चंद्रशेखर आजाद पिछड़े वर्ग के लिए मैदान में आए, कोई नहीं आता। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप पिछड़े नहीं हैं, आप हमारे भाई हैं, हमसे पिछड़े हुए हैं। आप पिछड़े नहीं हैं, हम सब लोग पिछड़े हैं। आप हमारा परिवार हो, हमारे भाई हो, बस पिछड़े हुए हो, उन पिछड़ों को इकट्ठा करने के लिए हम लोग निकले। और आप ही नहीं, हर पीड़ित, शोषित, वंचित किसान, कमेरा, वो चाहे बौद्ध हो, सिख हो, सामान्य जाति का भी कोई गरीब है, शोषित है, उसको भी हमारा अपना है, उसके लिए भी हम लोग खड़े हैं। मुस्लिम समाज के लोग, क्या हालत आज आपने देश में देखा? मजारें गिर रही हैं, खानकाहें तोड़ी जा रही हैं, मस्जिदों में बुलडोजर चल रहा है। और अयोध्या में क्या हुआ? जिस व्यक्ति पे आरोप लगा के उसका घर तोड़ दिया, उसको बंद रखा, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। अगर हिम्मत है तो मुख्यमंत्री माफी मांगे अपनी बात के लिए, जो बात उन्होंने असेंबली में खड़े होकर कही थी कि इस धर्म के लोग गुंडागर्दी करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब लोग पीड़ित हैं, सब लोग पिस रहे हैं। अभी एक नौजवान साथी मुझसे मिला, मुझसे कहने लगा भैया हमारा विषय उठाना। मैं ये पूछना चाहता हूं, सरकार न्यायप्रिय है तो आप मुझे बताओ, 2025 जुलाई में सरकार ने जवाब दिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की 80% रिक्तियां है। कितने परसेंट? 80% रिक्तियां। आदिवासी समाज की 83% रिक्तियां और शेड्यूल कास्ट की, अनुसूचित जाति की 65% रिक्तियां। मैं पूछना चाहता हूं, कोई भी डिपार्टमेंट तभी तो चलेगा जब उसको चलाने वाले लोग होंगे। जिस डिपार्टमेंट में, जिस विभाग में 80% पद खाली खड़े हैं, वहां कौन हमारी पीड़ा को सुन रहा है जब हमारा आदमी वहां है ही नहीं?
तो हमें न्याय वहां कहां से मिल सकता है? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में 38 जो है, जो वाइस चांसलर है, कुलपति है, वो सामान्य जाति के हैं। हमारा विरोध ये नहीं है कि सामान्य जाति के हैं, हमारा विरोध ये है कि 45 में से 38 कितने परसेंट बैठता है कि SC ST OBC के लोगों में काबिलियत नहीं है? किस आधार पे आप ये बात कहना चाहते हो? एक SC का, एक ST का, 5 OBC समाज के, जिनकी संख्या 52%, उनको 12% भी नहीं मिल रहा है। इसलिए आंदोलन करना पड़ता है, इसलिए यहां आना पड़ता है। हम तो जानते हैं, मैं आपको इस मंच से कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, याद करो फूले साहब को, याद करो साहू जी महाराज को, याद करो पेरियार को, याद करो रामसु वर्मा जी को, याद करो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को, याद करो जगन्नाथ कपूरी ठाकुर जी को, याद करो परमानंद लोधी जी को, याद करो संतराम BA प्रजापति जी को, याद करो शिवदराज चौरसिया जी को, याद करो। और मैं आपको भी कहता हूं, मुस्लिम समाज के मेरे भाइयों, कि अगर सर सैयद अहमद खान नहीं होते तो एक यूनिवर्सिटी भी आपके लिए नहीं बनती। आपको आइडिया नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। और अगर आपके लिए यूनिवर्सिटियां नहीं होती, आपको तालीम नहीं मिलती, तो आपको इस देश के सिस्टम में आने का मौका ही नहीं मिलता। जब आप डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS वकील जज नहीं बन पाते, तो आपको कलम में ताकत नहीं होती, आप कहां से किसी का भला कर पाते? आप तो अपना भला भी नहीं कर पाते। आपने देखा, उनके बाद 2 लोगों ने यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, और दोनों के परिवारों का क्या हाल है? आजम भाई के परिवार का क्या हाल है आप देखो, और इकबाल भाई के परिवार का क्या हाल है सहारनपुर में, आपने देखा। अगर वो कोई व्यापारी को वो बना लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। यूनिवर्सिटी बना के पढ़ाओगे और उनको सिस्टम में लाओगे तो लड़ाई हो जाएगी। बस असल बात ही मैं आपको ये बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, प्रदेश का, देश का कोई डिपार्टमेंट उठा के देख लो, अगर आप बैकलॉग ढूंढोगे तो मैं लिख के देता हूं कि अगर बैकलॉग भरा जाए तो आज ही 5, 7, 10 लाख शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों को नौकरी, सरकारी पक्की नौकरी मिलने का काम होगा। लेकिन इन सरकारों ने क्या कर रखा है? इन्होंने ठेके संविदा पे अपने लोग रख रखे, कम पैसे में लोग रख रखे, जो लोग रख रखे उनको पूरा पैसा नहीं मिलता, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दे रखी है, क्योंकि आरक्षण ना देना पड़े SC ST OBC के लोगों को। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो UGC आया, मैं इसका धन्यवाद करूंगा, इस गाइडलाइन का। इसके आने से कई लोगों के चेहरे बेनकाब हुए, जो कहते थे हम सेकुलर हैं, हम न्याय प्रिय हैं। ये जो सम्मानित व्यक्ति बोल रहे हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे जो सीनियर लोग हैं, एक बार उनसे बात कर लें, ये बीच में ना अपनी बात को रखे, और ये भाषा शैली सुधारे। झंडे वंडे नहीं होते हैं, ये झंडा हमारा सम्मान है। और इस बार अगर ये भाषा शैली नहीं सुधारेंगे तो फिर ये आंदोलन आज ही नहीं, अब आगे कल के लिए भी कह दूंगा और लोगों को अपील कर दूंगा, फिर देख लेना संभाल नहीं पाओगे अगर इस तरह करोगे। प्यारे साथियों, मैं आपको कुछ और कहना चाहता हूं, गौर से सुनो, इन बातों पर ध्यान मत दो। ये तो पुलिस के भाई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के भाई हैं, सरकार के हिसाब से काम करते हैं, हमें इनकी मदद लेनी है, हमारा इनका कोई झगड़ा नहीं। आप गौर से सुनो मेरी बात को। कई लोगों के चेहरे बेनकाब हुए, कई पार्टियों के चेहरे बेनकाब हुए, कई नेताओं के चेहरे बेनकाब हुए, कई सामाजिक संगठनों के चेहरे बेनकाब हुए, और सबसे ज्यादा बेनकाब अगर कोई नारा हुआ है तो वो नारा है जो नारा लग रहा था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। वो नारा भी बेनकाब हो गया, वो नारा झूठा था। अगर वो नारा सच्चा होता तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब मंडल कमीशन की बात आती है, जब SC ST आयोग की बात आती है, SC ST एक्ट की बात आती है, जब UGC की नई गाइडलाइन की बात आती है, तो आप आंदोलन क्यों करते हो हमारे खिलाफ? क्यों हमारे खिलाफ आंदोलन करते हो? क्यों आप हमारे खिलाफ आंदोलन करके सड़कें जाम करने का काम करते हो? क्यों आप आंदोलन करके, जो कहते थे कि प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट है, उन्हीं प्रधानमंत्री को बताओ कहा गया, नहीं कहा गया, कैसे कैसे शब्दों से नवाजा गया। तो जिस प्रधानमंत्री के राज में आपको EWS मिला, उन्हीं प्रधानमंत्री को जब एक आपको काल्पनिक ऐसा लगा कि भाई हमारे बच्चों के ऊपर जो है जांच बैठ सकती है, उनपे जो है उनपे मुकदमा दर्ज हो सकता है, सिर्फ काल्पनिक, कोई मामला सामने नहीं आया। हम पे तो उदाहरण है, मैं बताऊंगा पूरी बात में, हम पे उदाहरण है, कोई मामला सामने नहीं आया तो आप आंदोलन करने चले आए। क्योंकि जब भी मंडल कमीशन कहां से हिंदुओं के खिलाफ था, मुझे बताओ। अगर मेरे भाइयों को कुछ मिल रहा है और मैं विरोध कर रहा हूं तो मैं कहां से उनका भाई हुआ, आप मुझे बताओ। देखो, बहुत कुछ बेनकाब हुआ। बेनकाब ये हुआ है कि जाति सत्य है, जाति सत्य है।
और जाति को ठुकराया नहीं जा सकता। जिसको हिंदू अदर्द सम्राट कहते थे, उसी को जाति के आधार पर गाली देने का काम करते। इसका मतलब जब तक वो व्यक्ति आपका काम करेगा तब तक आप उसको पलकों बिठा के रखोगे। जैसे ही वो कोई और इनका रोल भी नहीं यूजीसी में, तो आप उनको गाली देने लग जाओगे। ये है जाति का सत्य। मैं और बताता हूं, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। कल ही एक मामला हुआ एक बैंक में, 2 बेटियां थी। वो एक बेटी कहती है कि मैं ठाकुर और दूसरी बेटी वो ब्राह्मण समाज की है। मैं तो तमाम महिलाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन आप देखो कि उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं, और दूसरी बेटी ने क्यों नहीं कहा मैं हिंदू। एक ने कहा मैं ठाकुर, दूसरी ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, और दोनों अपने अपने समाज से समर्थन मांग रही हैं, और दोनों के विरोध में एक दूसरे के समाज के लोग गाली बकने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ग की बात ही नहीं है, ये बात जातियों तक जाती है जब आपके अधिकारों पर हमला होता है। और सबसे बड़ी बात देखो, जिनके बच्चों को जो बच्चे मर रहे हैं जिनके, क्योंकि 118% की वृद्धि हुई अपराध में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, एजेंसियों के आंकड़े कह रहे हैं। 118% की वृद्धि हुई। और कानून की ये गाइडलाइन कैसे बनी? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि गाइडलाइन बनाओ यूजीसी को। यूजीसी ने गाइडलाइन बनाई, हमने नहीं बनाई। और उस गाइडलाइन में जैसे ही पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ा, क्योंकि गाइडलाइन तो 2012 में बनी थी, 2012 में बनी थी, लेकिन जैसे ही पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ा, तत्काल विरोध शुरू हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस नारे के पीछे अगर कुछ है तो वो पिछड़े वर्ग के लोगों का विरोध है। इस बात को मेरी आप याद रखना। ये सरकारें, इनकी सोच पिछड़ा वर्ग विरोधी है। और हम इस बात को इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हमारे लिए लड़ रहे थे, छत्रपति साहू जी महाराज हमारे लिए लड़ रहे थे, ईवी पेरियार रामानायकर, स्वामी प्यारेलाल यादव हमारे लिए लड़ रहे थे, महामना राम सुवर्मा चौधरी, महाराज सिंह भारती सर छोटूराम चौधरी, चरण सिंह हमारे लिए लड़ रहे थे। इसलिए आज हम यहाँ सीना तान के खड़े हैं कि हम अपने भाइयों को अकेला नहीं महसूस होने देंगे, हम उनके साथ। प्यारे साथियों, यूजीसी की बात हुई है, मैं पूछना चाहता हूं, कोई ऐसा प्रोटेस्ट बताओ जो यूजीसी के विरोध में हुआ हो और पुलिस ने उन पर लाठी चलाई हो। कोई एक विरोध आप मुझे बताओ पूरे देश के अंदर, या उनको पकड़ के खींचा हो, या उनके कार्यक्रम में इस तरह से माइक उठा के बीच बीच में कहा हो कि भाई आपके लोग कम है, आपके लोग ज्यादा, कभी हुआ क्या? लेकिन जैसे आप लोग आंदोलन करने आए, कहां बीएचयू में, कहां गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, कहां लखनऊ यूनिवर्सिटी में, कहां जेएनयू में, कहां डीयू में, आपको पीट भी रहे हैं और पीट के उठा के बंद भी कर रहे हैं। क्योंकि जो समाज प्रभावी होता है, जिनके पास मीडिया होता है, जिनके अधिकारी होते हैं, जिनकी एजेंसियां होती हैं, जिनके पास वॉइस होती है, उनकी छोटी से छोटी बात भी लाखों मील तक दूर जाती है। और जिनकी आवाज नहीं होती उनको हत्या करके लटका दिया जाता है। तो चारों तरफ सुनसान, चारों तरफ इस तरह का चुप्पी होती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस देश में क्या नहीं सहा हमने, क्या नहीं सहा इस देश में। हमने लक्ष्मणपुर बातें कांड सुना, जहां हमारी माओ के पेट चीर के और जो बच्चे थे पेट में उनको निकाल के तलवार की नोक पे खड़ा कर दिया। क्या नहीं देखा हमने इस देश में? इस देश के दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों में क्या नहीं सहा? कितने दंगे, कितने जुल्म, कितनी लाशें हमारी जो है, क्या 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 बयां करूं मैं, क्या क्या नहीं सहा इस देश में? कितने दंगे, कितनी एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है, कितनी बच्चों की इज्जत लुटती है। मैं कहता हूं सार्वजनिक करो, रिकॉर्ड उठा के बताओ कि ये जिन बच्चों की 1 लाखों की संख्या में इज्जत लुटती है, किस समाज की, किस समाज की? बताओ एक समाज को। क्योंकि ये समाज सोया हुआ है, इनको नहीं पता कि रोज इनकी बच्चियों को, बेटियों को कहीं ना कहीं प्रदेश में, देश में जुल्म जाति का शिकार होना पड़ रहा है। और जब न्याय मांगने जाते हैं तो लाठियों से स्वागत होता है, अपमानित गालियां दी जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये नारा तार्किक नहीं है, जो नारा लगा के आपको लंबे समय से बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये नारा तार्किक होता तो मैं गारंटी देता हूं कि यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ कोई आदमी सड़क पे नहीं आता। वो कहता कि यूजीसी गाइडलाइन, अच्छा डर कौन, डरेगा कौन? कानून कितने देश में? 302 है, 304 है, 308 है, 307 है, कितने कानून है? इतने कानून बने हुए हैं, हर कानून का दुरुपयोग हो सकता है। कोई दुरुपयोग का एक तो मामला आता। 2012 से SC ST के उसमें गाइडलाइन बनी हुई है, आप पे 10 मामले हैं जो आपके खिलाफ फर्जी दर्ज हो गए हो, कुछ तो होगा आपके पास जिसके आधार पे आप कह रहे हो। लेकिन कोई तथ्य नहीं है, एक ही तथ्य है कि हमें अपराधी मान ले। हम कहां अपराधी मान रहे हैं भाई?
हम कौन है अपराधी मांगने वाले? कन्वेंशन रेट कहता है कोर्टों का। हम तो किसी को सवाल नहीं करते कि जब हाई जुडिशरी में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, हम तो तब भी सवाल नहीं करते। हम जैसा गूंगा बहरा कौन लोग होगा? कौन होगा? कौन होगा? हमसे ज्यादा सीधा सच्चा व्यक्ति तो इस देश में कोई भी नहीं होगा जो जुल्म भी सहता है और चुप भी रहता है। जानवर भी अपने हक के लिए लड़ते हैं, हम लोग तो अपने हक के लिए भी लड़ पाते हैं। हमसे ज्यादा सीधा भोला कौन होगा? और इसी भोलेपन का फायदा लंबे समय से उठाया जा रहा है। प्यारे साथियों, इसका एक उदाहरण बताता हूं कि क्यों लड़ना पड़ता है। मध्य प्रदेश में 90 के बाद, जब मंडल कमीशन के बाद आरक्षण लागू हो गया पिछड़े वर्ग के लोगों को, तो आज भी वो भैया खड़ा है। 13% आरक्षण वहां जो संवैधानिक 27% मिला है, उसमें से भी 13% मिलता है। वो रोज आंदोलन करते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट उस मामले को, फाइल को नीचे दबा के रखता है। क्यों नहीं सुनता? जब आपने एक दिन पहले पीआई दाखिल हुई और अगले दिन सुनवाई कर ली, तो हमें पीड़ा होती है कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उत्तर प्रदेश का सालों भर पड़ा रहता है कोर्ट में, जब 27% रिजर्वेशन का मामला सालों पड़ा रहता है और आप कभी सुनवाई नहीं करते हो। मेरे आज भी याद है जब डिमोशन हुए थे उत्तर प्रदेश में, एक पूर्व की सरकार थी, जब उनके निगरानी में डिमोशन हुए थे, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले डिमोशन कराओ, उसके बाद हम सुनेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारे हकों की बात आती है तो क्यों चुप्पी थाम लेते हो आप? हम तो उम्मीद लगा के बैठे हो कि आप न्याय के देवता हो, आप न्याय की मूर्ति हो, आप न्याय करोगे। क्या ऐसा गाइडलाइन में जिसमें गाइडलाइन ना पड़ी हो? मुझे बताओ, क्या उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उद्देशिका में नहीं जोड़ा गया? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस में सारे सामान्य जाति के बच्चे, तो कैसे सामान्य जाति के खिलाफ हो गया? इसमें महिलाओं को जोड़ा गया है, इसमें दिव्यांगजनों को जोड़ा गया है, कैसे किसी के खिलाफ हो गया? और कहा गया कि भाई इसमें नोटिफिकेशन में ये नहीं रखा कि सामान्य जाति के प्रतिनिधि होंगे। मैं कहता हूं 38 जब कुलपति सामान्य जाति के हैं तो आपका रिप्रेजेंटेशन कौन कम कर देगा? जब इतना बैकलॉग है ओबीसी एससी एसटी का, तो आप हमें तो गारंटी देता हूं, जो समता समिति बनेगी बनवा लो। ओबीसी के एसटी के प्रोफेसर नहीं मिलेंगे आपको, स्टैंडपुर में सीनियर प्रोफेसर मिलेंगे नहीं। आप मेरा चैलेंज आप चेक करवा लो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, प्यारे साथियों, मंडल कमीशन आया था, मंडल कमीशन 2 सिफारिशें लागू हुई, अभी बाकी सिफारिशें चूकी हुई। कभी कोर्ट को नहीं लगता कि ये सिफारिशें लागू होनी चाहिए, कभी नहीं लगता, कभी नहीं लगता। और निजी क्षेत्रों में हम लोग पार्लियामेंट में बिल लेके आए, प्राइवेट मेंबर बिल, की निजी क्षेत्रों में एससी एसटी ओबीसी के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए भी सुनो। निजी क्षेत्र बनता कैसे है? निजी क्षेत्र इस तरह बनता है कि सरकार जमीन देती है, 1 रुपए लीज पे हजारों बीघा जमीन, फिर उसको लोन देती है, फिर टैक्स में छूट करती है। इस तरह की छूट वो किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को नहीं देती। इतने सब प्रावधानों के बाद तब जाके वो प्राइवेट सेक्टर बनता है। तो जो सारा ही सरकारी पैसे से बना हो, सारा ही सरकारी जमीन पे बना हो, तो उसमें कमजोर वर्गों को हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? कोई पूछने वाला है क्या? इसलिए हमने कहा कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। और आज इसकी देश की सच्चाई ये है, आपको जानना चाहिए देश की सच्चाई। सच्चाई ये है कि कितने ही जो शहर हैं जिनको कहा जाता है स्मार्ट सिटी, उनमें सफाई कर्मचारी सीवर में उतरते हैं, सीवर में मर जाते हैं। 7,000, 8,000, 9,000, 11,000 पे, 13,000 पे मजबूर है काम करने के लिए। मैं आपको जिम्मेदारी के तौर पे कहना चाहता हूं, जानबूझ के जाति के आधार पे ये काम दिया गया है और जाति के आधार पे इसके वेतन का निर्धारण किया गया है। पर की नौकरी छीन के ठेकेदारी संविदा पे नौकरी देके आज भी हमारे लोग गटर में मरते। किसी को दुख क्यों नहीं होता? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता? एक मुख्यमंत्री असम का ये कहता है कि 5 की जगह 4 रुपए दो, इतना सताओ कि ये प्रदेश छोड़ के भाग जाए। जो वीडियो जारी करता है जिसमें सीने पे गोली मारने का जो है निर्देश दिया गया है, मैं पूछना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट सुमोटो क्यों नहीं लेता है? इस वायलेशन में सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है? हमारे नरसंहार पर सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है? इसलिए तकलीफ होती है कि जिस न्याय के मंदिर से हमें उम्मीद है वो न्याय का मंदिर हमारी तरफ नहीं देख रहा। इसलिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है कि उस न्याय के मंदिर तक
हमारी भी तकलीफ जाए, हमारी भी पीड़ा जाए। हम भी इस देश के लोग हैं, हम भी देश में टैक्स देते हैं, हम भी देश को सींचते हैं, हम ही देश की बिल्डिंगें बनाते हैं, हम बड़े बड़े शहरों की बिल्डिंगें बनाते हैं, उसमें हमारा पसीना लगता है। न्यूनतम वेतन मजदूरी पे और मजदूरी मांगने पे हत्या भी होती है। हम ही देश की बिल्डिंगें बनाते हैं, हमारे पसीने खून से बिल्डिंगें बनती हैं। हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारे बच्चे पेट पे जो है हमारी माएं बच्चे बांध के इस बिल्डिंगों में ईंटें चढ़ा चढ़ा के मशीनरी तो आ जाइए, इस देश को मजबूत करने का काम करते हुए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाती है। इन बिल्डिंगों में हम पे रहने के लिए स्थान नहीं होता है। ये सब हमारे सामने। सरकार कहती है हम प्रधानमंत्री आवास योजना चला रहे हैं, लेकिन आप देखो हल्द्वानी में कैसे बसे बसाए लोगों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए दर्द होता है कि चारों तरफ हमें कोई सुनने वाला नहीं। प्यारे साथियों, मैं कर्मचारियों की पीड़ा को समझता हूं। ठेकेदारी सुविधा पर जिस तरह उनको लूटा जा रहा, मैं इस बात को समझता हूं। मैंने कहा कि जो भूमिहीन कमजोर हैं, जिनको पट्टे दिए गए थे दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, वो सारे पट्टे छीनने का काम सरकारें कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है, भूमाफिया कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता, और अगर फाइल जाएगी, और मैं दूसरों की नहीं कहता, मैं अपने मामलों को जो अन्याय मेरे साथ हुआ इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। आप देखना कितने कितने दिन बाद फाइलों का मौका मिलेगा, आप निर्धारण करना। मैं कहना कहा ना, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं भी जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी, अगले 10 दिन के अंदर। मैं देखूंगा कि हम कमजोरों की पीड़ा को भी इस तरह सुना जाता है क्या, जब सरकार हम पे जुल्म करती है, जब सरकार हम पे अन्याय करती है, निर्दोष होते हमें जेल भेजने का काम करती है, हम पे रासुका लगाती है, हमारे बच्चों को पीटने का काम करती है, हमारी हड्डियां तोड़ने का काम करती है, हमें करंट लगाने का काम करती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट हमारी पीड़ा को भी सुनता नहीं सुनता। मैं जाऊंगा। प्यारे साथियों, आज इस देश में शिक्षा बाजार बन गई है, शिक्षा बाजार बन गई है। गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं दिला सकता, कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे जाएंगे, और जो चला जाता है वो हिंसा का शिकार हो जाता है, जातीय भेदभाव का शिकार हो जाता है। मैं दूर नहीं जाता, कहते हैं ना कि भाई उदाहरण की जरूरत पड़ती है। मीडिया के साथी यहां हैं। वर्ष 2012 में वर्धमान, जो अब सफदरजंग है, महावीर मेडिकल कॉलेज में SC/ST समुदाय के MBBS कर रहे छात्रों को फिजियोलॉजी के लिखित टेस्ट में जाति देखकर जानबूझ के फेल किया गया। आरोप लगे, जांच हुई, और आपको जान के अचरज होगा, छात्रों की शिकायत पे जब दर्ज हुई, सरकार ने कमेटी बनाई जिसका नाम था मुंगेकर कमेटी। मुंगेकर कमेटी की जांच में पता लगा कि SC/ST के बच्चे के पेपर पे अंकित जाति देख के चुन चुन के फेल किया गया। तो हमारे मन में सवाल क्यों ना पैदा हो कि हमारे साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ऐसा ही नहीं, कमेटी की रिपोर्ट पे कोर्ट ने उन छात्रों को मात्र पास ही नहीं किया, दोषियों के खिलाफ 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए आदेश दिए, दोषियों पे कार्रवाई की। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि होता है डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं। और हमने थोड़ा ही गाइडलाइन बनाई, हमारी पीड़ा को आपने काफना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आपने सुन के गाइडलाइन बनाई। मैं धन्यवाद करूंगा कि उन गाइडलाइनों को हमारे पढ़े लिखे लोगों ने पढ़ा। भाई देखो, दो तरह का समाज है अभी। एक वो जो हाशिए पे गांव में रहता है, लेकिन वो मेहनत मजदूरी करके उनके पिताजी भी अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजने का काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी क्यों भेज रहे हैं कि मेरी गरीबी, बेबसी, लाचारी, परेशानी, बीमारी, तकलीफों को ये मेरा बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS प्रोफेसर बन के 2 रुपए कमा के सम्मान का जीवन खुद भी जिएगा, मेरी तकलीफों को भी दूर करेगा, मेरे दरिद्र को भी काटेगा। वो बच्चा पढ़ने आता है लेकिन वो उत्पीड़न का शिकार हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एजेंसियों की रिपोर्ट कह रही है, इसलिए इस आधार पर गाइडलाइन बनी है। प्यारे साथियों, बातें तो बहुत है कहने को, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये सच है कि जहां आपकी आवाज नहीं होगी वहां सुनवाई नहीं होगी। इसलिए आपको अपनी आवाज को मजबूत करना पड़ेगा। आज इस आंदोलन का पहला चरण है, आज यहां है, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के नेतृत्व में भोपाल में होगा। 9 तारीख को राजस्थान में हुआ था। हम लोग इतनी चैन से नहीं बैठने वाले हैं। हमें जब मुझसे कोई पूछता कि चंद्रशेखर भाई कैसे आए जीत के, तो मैं कहता हूं मैं नहीं आया, मेरे लोगों ने मुझे चुन के भेजा है, क्योंकि आज उनकी आवाज को उठाने वाला कोई भी नहीं है। आज उनके दर्द पे,
उनकी दर्द पीड़ा पे बोलने वाला कोई नहीं है। मेरी क्या औकात थी कि मैं आ जाता लोकसभा में। मेरे लोगों ने वोट और नोट देके मुझे चुन के भेजा है। मेरी जिम्मेदारी बैठती है कि अगर उनकी तरफ आंच आए, उनकी तरफ उंगली उठे, तो मैं भी बोलूं और अपने साथ के जागरूक लोगों को भी बोलने के लिए तैयार करूं। इसलिए आज ये आंदोलन हो रहा है। प्यारे साथियों, इस देश में संविधान है, आर्टिकल 25-26 है, धार्मिक आजादी है। मैंने आज ही पार्लियामेंट में पूछा कि आप ये बताओ, तमाम त्योहारों पे आप व्यवस्था करते हो, लेकिन भगवान बुद्ध की जयंती पे, संत कबीर जी की जयंती पे, गुरु रविदास जी की जयंती पे, पेरियार जी की जयंती पे, फूले जी की जयंती पे, साहू जी की जयंती पे, तमाम जो हमारे महापुरुष हुए हैं, मुस्लिम समाज में भी हुए, सिख समाज में भी हुए, जैन समाज में भी हुए, बौद्ध समाज में भी हुए, उनकी जयंतियों के अवसर पे, उनके धार्मिक आयोजनों पे आप बजट क्यों नहीं देते हो? बताओ। आप ईद पे क्या बजट खर्च करते हो? आप मुहर्रम पे क्या बजट खर्च करते हो? आप शबे बारात पे क्या बजट खर्च करते हो? क्या इस देश के धन पे कुछ ही लोगों का अधिकार है? फिर ये देश, ये सरकार सबका साथ सबके विकास के झूठे के नारे के साथ क्यों खड़ी है? ये कहे कि धन तुम्हारा और अधिकार हमारा, धन तुम्हारा अधिकार हमारा, हम अपने लोगों को देंगे। ये सच बताने का काम करें। हम जानते हैं सच क्या है। प्यारे साथियों, मैं लगातार उन विषयों को पार्लियामेंट में उठाने का काम करता हूं। हमारी संख्या कम है, इसलिए मुझे समय कम मिलता है, लेकिन ये संख्या कम हमेशा नहीं रहेगी। ये संख्या हमेशा कम नहीं रहेगी। हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और अगर हम चुप रहे ज्यादा दिन तक, वो दिन दूर नहीं है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस देश में पुनः गुलाम हो जाएगी। गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और क्रांति की ज्वाला में अपना बलिदान देने के लिए सतत तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि महापुरुषों ने संघर्ष किया था तो हम लोगों को अवसर मिला है। और अगर आज हम लोग संघर्ष करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को अवसर मिलेगा। और अगर हम लोगों ने चुप्पी थाम ली, निजी स्वार्थों में चुप हो गए, जिस तरह हमारे कुछ नेताओं ने अपने लोगों का हाथ छोड़ के और ये कहा कि भाई हम इनके साथ है, मैं कहना चाहता हूं आपको सबके साथ रहना चाहिए, लेकिन गलत को गलत और सही को सही तो कहना चाहिए। अगर गलत होता तो मैं भी उनकी बात करता, लेकिन जब गलत नहीं है तो सिर्फ वोट के लिए आप उधर चले गए। जब आप पावर में नहीं हो तो आज आप उधर जाके खड़े हो गए हो, कल आप पावर में होंगे तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि आप हमारे लोगों के बारे में सोचोगे। ये बहुत बड़ी चिंता हमारे समाज के सामने, हम गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़े मुसलमानों के सामने देश में आ गई। प्यारे साथियों, चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ चुप्पी है, सब लोग आंखें बंद करके बैठ गए हैं। ऐसे दौर में अगर हम लोगों ने भी आंखें बंद कर ली तो मैं लिख के देता हूं कि लड़ने की हिम्मत टूट जाएगी। मेरी बात को आप याद रखें। जब मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं, आपको नहीं पता इसके बाद मुझे क्या मिलेगा। मीडिया में जो उस तरह की सोच के लोग हैं, वो मेरे खिलाफ राजनीतिक प्रोपगंडा चलाएंगे, झूठे प्रोपगंडा चलाएंगे। वो जो अधिकारी उस सोच के हैं, वो मुझे, मेरी पार्टी कार्यकर्ताओं को तोड़ने की कोशिश करेंगे, झूठे मुकदमे लगाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन एक बार मिला है, जीवन बार बार नहीं मिलता। मौत कल की आती आज आ जाए, हम अपने लोगों के हितों से किसी भी कीमत पे समझौता नहीं करेंगे। और अगर हम जैसे लोग चुप हो गए, हम जैसे लोग बैठ गए, तो मैं लिख के देता हूं कि फिर कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा कि वो लड़ाई को लड़ ले। प्यारे साथियों, लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है। आज आपने इतनी बड़ी संख्या में जुटकर ये संदेश सरकार को दे दिया कि आप लोग कमर कसे हुए बैठे हो, मेरे एक आदेश का इंतजार कर रहे हो। मैं आपको विश्वास दिला के बताता हूं, चंद्रशेखर आजाद के लिए, आजाद समाज पार्टी के एक सिपाही के लिए, हमारे नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए समाज हित पहले है, व्यक्तिगत हित बाद में है। हम मिट तो सकते हैं, लेकिन समाज के हितों से समझौता करके झुक नहीं सकते। मेरी बात को आप याद रखें। मैं अकेला व्यक्ति था, भंते जी यहां बैठे हैं, मैं अकेला व्यक्ति था जिसने बीटी एक्ट के खिलाफ आवाज उठाई कि बीटी एक्ट 1949 खत्म किया जाए, क्योंकि उसमें बौद्धिक समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा। प्यारे साथियों, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको जागरूक होना पड़ेगा। यहां तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अपने से दिखाई देते हैं, ऐसा ही पढ़ना पहनते हैं, लेकिन अपने नहीं हैं। आज तो हर पार्टी आपको लुभाने के लिए अपने नेताओं को, फरीदाबाद के लोग सुनो, पलवल के लोग सुनो मेरी बात को, हर पार्टी ऐसे पटके पहना के अपने लोगों को घुमाने लगी है, लेकिन ऐसा पटका पहनने वाला सच्चा नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर को और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पे चलने वाला व्यक्ति सच्चा हो सकता है। नीला पटका तो बाजार की हर दुकान पर मिल जाएगा, कोई भी पहन घूम जाएगा। कोई पार्टी बताओ, आप औरों को छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी को देखो,
जिन आरएसएस के लोगों ने जीते जी बाबा साहब की शव यात्रा निकाली, वही आरएसएस के बीजेपी के लोग सबसे बड़ा फोटो बाबा साहब का लगाते हैं नहीं लगाते हैं? तो अगर बाबा साहब की फोटो लगाने वाला सच्चा है, नीला पटका पहनने वाला, मात्र नीला पटका पहनने वाला सच्चा है, तो हर वो व्यक्ति सच्चा है जो वोट के लिए आपको जय भीम कर रहा है या नमस्कार कर रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे लोगों, ये वोट का अधिकार नहीं होता, ये वोट का अधिकार नहीं होता तो ये अमीर लोग आपकी बस्तियों में नहीं आते मेरे लोगों। ये वोट का अधिकार नहीं होता तो ये अमीर लोग आपकी गलियों में नहीं आते, आपके घरों में नहीं जाते। और आप देखो किस तरह की व्यवस्था है कि आज भी अगर भेदभाव नहीं है तो बहुत सारे नेता जाके कमजोर वर्गों के घरों में खाना खाने का नाटक क्यों करते हैं भाई? खाना खाने का नाटक क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो एहसास कराना चाहते हैं कि हम बदल रहे हैं। आप बदलते तो हमारे खिलाफ विरोध क्यों करते? क्यों विरोध करते हमारे खिलाफ? हमारे बच्चों की जान जा रही है, आप पे एक मामला नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर झूठे मुकदमे दर्ज करने की बात आप कर रहे हैं तो 12 से गाइडलाइन बनी है, 26 हो गया है। आप 100 मामले उठा के लेके आओ, हम लोग चर्चा करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे। लेकिन मैं मानता कि अगर आपने यूनिवर्सिटी में बैठे अध्यापकों ने, प्रोफेसरों ने, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले उन बच्चों ने जो आज डर रहे हैं, अगर आगे बढ़ के उन्होंने कहा होता कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कानून बनाओ, तो मैं स्वागत करता कि आपका चरित्र न्याय प्रिय है। प्यारे साथियों, मैंने पहले भी कहा, वही डरेगा जो अपराध करेगा। जो अपराध नहीं करेगा वो क्यों डरेगा? मैंने कहा कि जो अपराध नहीं करना चाहते वो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस देश के मीडिया के चैनलों में हमने सुना जब किसान आया था तो किसान नहीं आया था, खालिस्तानी आए थे, खालिस्तानी। जब एनआरसी का आंदोलन चल रहा था तो मुसलमान नहीं लड़ रहा था, जैन सिंह बोध नहीं लड़ रहा था, पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए थे। जब अपने हकों के लिए दलित पिछड़े आते हैं, आदिवासी आते तो नक्सली कहा जाता है। इसलिए मैं इस टीवी को सुन के ही समझ आता है कि जो अभी कुछ दिन पहले आंदोलन कर रहे थे वो आंदोलनकारी नहीं थे, वो आंदोलनकारी नहीं थे, क्योंकि जो जिनको पढ़ना है वो तो पढ़ रहे हैं। मैंने तो अपने बच्चों से कहा कि आप मत जाओ कहीं भी, आजाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी है, हमारा लीगल सेल है, आर्य जी है, रजनीश जी है, हम लोग लड़ेंगे ना भाई। जिनको हम लोग वोट देते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है कि वोट लेके हमसे मुंह फेर लें? फिर हमारे लिए लड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? आंदोलन करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार से सवाल पूछने की जिम्मेदारी किसकी है? विरोध प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी किसकी है? और अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे नेता नहीं हो सकते हैं। अगर अपने हमारे बच्चों को लड़ने के लिए आना पड़ा तो हमारे नेताओं को शर्म आनी चाहिए। तो इसलिए मैं उन बच्चों को विश्वास दिलाने के लिए, जो पढ़ रहे हैं जेएनयू में, डीयू में, जो पढ़ रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी में, जो पढ़ रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, प्रयागराज यूनिवर्सिटी में, बीएच यूनिवर्सिटी में, उत्तराखंड, उन सब बच्चों को ये बताने के लिए आया हूं कि हमारे लिए राजनीति बाद में, समाज हित पहले, अपने बच्चों का भविष्य पहले। हम अपने बच्चों को विश्वविद्यालय में मरने नहीं देंगे, इसलिए हम लोग आज मैदान में जंतर मंतर पे खड़े। प्यारे साथियों, मुझे साथियों ने आते बताया कि कुछ लोग उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, इन उल्टे सीधे सवालों से देखो, अपने ही 4 आदमी वो लेके आएंगे और अपना एक कैमरा और वो लेके आएंगे और उनके आगे कर देंगे और उनसे उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे, वो उल्टे सीधे जवाब देंगे। इन बातों से अब हम लोग समाज, सोशल मीडिया समझदार हो गए। अब ये बातें चलने वाली नहीं, अब ये बातें किसी मोर्चे पे चलने वाली नहीं है। मैं ताजा उदाहरण बताता हूं आपको, मैं कहना नहीं चाहता था मगर बताता हूं, पता लगना चाहिए आप लोगों को। मैं पिछले 20-25 दिन से सहारनपुर नहीं गया, क्योंकि लगातार मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों को उठाने के लिए पार्लियामेंट में कोशिश कर रहा हूं। और इस बीच में हमने रैलियां की, आगरा की रैली की, फिर हमने कन्नौज की रैली की, फिर हमने 8 तारीख को संत कबीरनगर की रैली की। तो एक घटना मेरे जिले में घटी, जहां शोभा यात्रा निकालने के लिए परमिशन को लेकर विवाद हुआ। अब उन बच्चों से कहलवाया गया कि भाई चंद्रशेखर भाई ने मदद नहीं की। पहली बात तो बच्चे मुझे कभी मिले ही नहीं, ना मैं छुटमलपुर जाता हूं। मैं यहां से जाता हूं तो अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए नगीना जाता हूं, नगीना से निकलता हूं तो देश भर में जाता हूं। मैं कभी आराम करने छुटमलपुर जाता नहीं, तो बच्चे मुझसे कभी मिले ही नहीं। वो मुझे कुछ बताते तो मैं उनके लिए लड़ता, हल करने के लिए कोशिश करता। हालांकि कोई ऐसा थोड़ा जो मेरी बात टाल दे वहां, आप समझ रहे हो भाई। राजनीतिक रूप से भले ही मैं वहां बहुत मजबूत नहीं, लेकिन सामाजिक रूप से इतना मजबूत हूं, मैंने इतना काम किया, किसी को भी कह दूंगा वो अपनी नाक नीची करके मेरी बात को मान लेगा, इतना दम मैं रखता हूं। लेकिन काम की बात जानो, वो बच्चे मेरे पास आए नहीं,
मैं घर गया नहीं, लेकिन चलाया गया कि देखो चंद्रशेखर भाई ने मदद नहीं की। भाई आप मुझे बताओ, मेरे पास कोई मामला नहीं आएगा, मैं कैसे मदद कर दूंगा, आप बताओ। लेकिन चला गया कि भाई चंद्रशेखर मदद नहीं कर रहे हैं, चंद्रशेखर तो भाई मुस्लिम भाइयों का मामला इसलिए मदद नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये मुस्लिम कोई अलग थोड़े, ये भी तो हमारे ही हैं। इनको मैं अगर किसी बात को अपने 20 नेताओं को भेज देता तो सब लोग फूल करके स्वागत कर देगा, लेकिन मुझे पता ही लगा तो मैं क्या कर दूंगा। जब पता लगा तो मैंने खबर की, तो उन्होंने नहीं कहा कि हम निकलवा देंगे भाई साहब। लेकिन आपको पता है क्या हुआ? पुलिस ने कह दिया कि हम परमिशन नहीं देंगे। मैंने डीआईजी से बात की, मैंने कमिश्नर से बात की, मैंने एसएसपी से बात की, मैंने डीएम से बात की कि निकलवाओ उनकी शोभा यात्रा, क्यों रोक रहे हो? तो बोले साहब हम नहीं देंगे परमिशन। तो ये देखो, सरकार झगड़ा कराना चाहती है हमारे लोगों को, आपको समझना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि मेरी लड़ाई शोभा यात्रा तक सीमित नहीं है। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं मिलता। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब आपको हक अधिकार नहीं मिलते। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं आता। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आपके भी टूटे फूटे मकान ऐसे नहीं बनते जैसे दूसरे लोगों के हैं। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी। इसलिए मैं तो इस देश में हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूं। जो लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेताओं का मुकाबला नहीं कर सकते, वो जानबूझ के इस तरह के षड्यंत्र करके तमाम तरह की चीजों के प्रयास करते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, खूब प्रयास करो, समय बदल गया है। उत्तर प्रदेश में आने वाला समय आजाद समाज पार्टी काशीराम का है, मेरी बात को आप याद। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, मैं कहना चाहता हूं दिल्ली में, बिहार में, झारखंड में, जो उत्तर भारतीय क्षेत्र में, कहना चाहता हूं डंके की चोट पे कि अगले 5 साल बाद आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी। मेरी बात को आप याद रखें, क्योंकि हर व्यक्ति के पास समस्या है, आजाद समाज पार्टी पे समाधान है। इसलिए सब लोग एडी चोटी का जोड़ लगा के सुबह शाम षड्यंत्र करते रहते हैं। इतना काम ही अपनी पार्टी के लिए करे तो इनकी पार्टी का भी 1-2 एमएलए जीत जाएगा। अगर ये इतना काम करे, अपना काम नहीं करते, बस यही काम करते हैं, कभी हमारे नेताओं को पकड़वाते हैं, कभी अखबार में ऐसी खबरें छपवाते हैं। इनसे थोड़े डरने वाले हम लोग, इन साजिशों से हम लोग निर्देश दी डरने वाले नहीं, याद रखना मेरी बात को। इनसे नहीं डरने वाले हैं, इन साजिशों से डरने वाले। लेकिन वचन देके दिल्ली से कह रहा हूं आपको, हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं। भारत की अस्मिता पे कोई आंच आएगी, भारत की सेना के सम्मान पे कोई आंच आएगी, जो हमारा गौरव है, हमारे अर्धसैनिक बलों पे, हमारे पुलिस के भाइयों पे कोई आंच आएगी, अगर हम में खून की कमी भी हो जाएगी तो हम अपने खून का कतरा कतरा देके इस देश के गौरव की रक्षा करेंगे। मैं आपको वचन देके कह रहा हूं। हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई अधिकारों की है, हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है, हमारी लड़ाई भाईचारा कैसे बनेगा। एक आदमी ताला लगा के बैठ के गरीबों को कुछ देना नहीं चाहता, ये लोधी जी खड़े हैं बुलंदशहर वाले, एक आदमी ताला लगा के बैठ गया, हापुड़ वाले भी, और वो देना नहीं चाहता, और हम लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं कि हमारा हिस्सा में दे दो। कैसे जो है भाईचारा बन जाएगा? जब तक इस देश में धन धरती राजपाट नहीं बटेगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, समय आ गया है, नौजवानों ने लड़ाई ली है। कहते हैं ना, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास पर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जिस दिन से मुजफ्फरनगर की रैली हुई, आगरा की रैली हुई, हरदोई की रैली हुई, कन्नौज का ऐतिहासिक जो है महारेला हुआ, संत कबीर नगर की रैली हुई, 25 तारीख को जौनपुर में ऐलान होगा। उसके बाद जौनपुर में, और देखना, चैलेंज करके कह रहा हूं, गौर से सुनो, जौनपुर में ऐतिहासिक रेला होगा। जौनपुर के बाद 15 तारीख को बाराबंकी में ऐतिहासिक रेला होगा। उसके बाद 29 तारीख को मार्च में लखीमपुर खीरी में महारेला होगा। मेरी बात को आप यार डंके की चोट पे कह रहा हूं। और रंजन साहब, आप भी सुनो, आपने नहीं देखा होगा कि 2 दिन पहले ग्राउंड बदल दिया जाता है, 2 दिन पहले परमिशन नहीं देते हैं। जिस तरह के गुंडा तंत्र से हम लोग लड़ रहे हैं, कोई लड़ नहीं सकता। हमारी बड़ी बड़ी रैलियां होती है और मीडिया में 1 मिनट नहीं होती कि वो आजाद समाज पार्टी की न्यूज दिखा दे। लेकिन हम नाराज नहीं हैं, हम ये मानते हैं कि अभी हमारी शक्ति कम है, हम इसको बढ़ाएंगे। हम मजबूर करेंगे कि हर एक व्यक्ति की नजर हमारी तरफ जाए।
हर एक व्यक्ति की नजर हमारी तरफ जाए, वो हमारे दर्द को महसूस करे, वो हमारे विषयों पर चर्चा करे। वरना एक ही समाज के लोग टीवी के पूरे पैनल में बैठ जाएंगे और एंकर भी उसी समाज से होगा। कैसे दलितों, पिछड़ों के, मुसलमानों के हालातों में चर्चा कर लोगे मेरे भाई? आप ही सोचो क्या हालात। प्यारे साथियों, गरीब का दर्द गरीब समझता है और मजलूम का दर्द मजलूम समझता है। कोई शोषक शोषितों का दर्द नहीं समझ सकता है। प्यारे साथियों, मैं आज इस मंच से नगीना के लोगों से माफी चाहता हूं, क्योंकि नगीना के लोगों की इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन मैं मजबूर हूं कि नगीना से उत्तर प्रदेश फतेह नहीं हो सकता है। इसलिए मैं 1 साल का समय नगीना के लोगों से चाहता हूं। जब 27 का चुनाव खत्म हो जाएगा, मैं वचन दे कहता हूं, मैं नगीना को 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ रहूंगा 24 घंटे। लेकिन अभी आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो और बताओ, क्या नगीना का, मात्र नगीना को मेरी जरूरत है या पूरे उत्तर प्रदेश में जाके जन जागरण की जरूरत है? आप बताओ। देखो, मेरे पास अभी 5 करोड़ की निधि है और वो ट्रांसपेरेंट है। मैं चैलेंज कर कहता हूं, अगर मेरी साख पे कोई सवाल खड़ा कर देगा तो जो वो सजा देगा उसको मान लूंगा। वो सबके सामने है। मैं कोशिश करता हूं कि किसी का काम जो जरूरी है वो ना रुके। मैं फिर कह रहा हूं, ये 5 करोड़ में सीमित हूं मैं। जिस दिन राजकाज बनेगा, सिर्फ नगीना नहीं, जिस चीज पे आप हाथ रख दोगे कि भाई ये काम होना चाहिए, मैं गारंटी देता हूं वो काम करके दिखाएंगे आप मेरी बात। इसलिए प्यारे साथियों, 1 साल का समय दे दो। 1 साल, इतने साल जुल्म सहाया, आपको बिल्कुल अलग रखा। 1 साल का समय दे दो। 1 साल के बाद आपकी तरफ एक भी शिकायत की सुई नहीं आने देंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास करता हूं। प्यारे साथियों, शामली बैसवाल के लोग धरने में बैठे हैं, कुछ लोग यहां भी आए हैं हमारा समर्थन करने। मैं उनका बहुत समर्थन करता हूं। उनकी जो मांग है आप बताइए, हम लोकसभा के पटल पे भी उठाने का काम करेंगे और उनको जाके मजबूती देने का भी काम करेंगे। प्यारे साथियों, अंत में जब मैं अपनी बात को खत्म करूंगा तो मैं आपसे भी कुछ उम्मीद करके आया। बताओ, मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? और मेरी मदद का मतलब क्या है? सुनो, मेरी मदद यानी कि आपकी खुद की मदद। गौर से सुनना। आज हमने, किसी को नहीं पता था हमारा प्रदर्शन यहां होता है तो पूरा कनॉट पैलेस, पूरा ये क्षेत्र जाम हो जाता है। इस बात को पूरा प्रशासन, पुलिस जानती है। आज हमने चुनिंदा लोगों को, ये भी हजारों संख्या में हो गए हैं, अलग अलग स्टेट से बताया कि उनको जाकर किस तरह लड़ाई लड़नी है। राजस्थान के कुछ साथी दिख रहे हैं, हरियाणा के कुछ साथी दिख रहे हैं, यूपी के कुछ साथी दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश के कुछ साथी दिख रहे हैं, इसी तरह उत्तराखंड के साथी भी दिख रहे हैं। दिल्ली का तो बारंबार हम लोग धन्यवाद करते हैं। बिहार के साथी दिख रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, गौर से सुनो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अंत में गौर से सुनो, मैं आपसे क्या चाहता हूं। आप यहां से जब घर लौटो तो इस बात को समझो कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। जब तक राजनीतिक सत्ता हमारे पास नहीं होगी तो हमारे हितों में फैसले नहीं होंगे, पॉलिसियां नहीं बनेगी। मैं आपसे, आप उससे मेरे खून का कतरा कतरा ले लो फौजी साहब, लेकिन मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि गली मोहल्लों में जाके अपने वोट को संगठित करके अपनी ताकत 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर बना। और मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूं श्री जी, एक मौका आप आजाद समाज पार्टी काशीराम को मिलने दो। मैं वचन देके कहता हूं, विश्वास से कहता हूं, पूरी हिम्मत से कहता हूं कि जो लोग आज हमारे साथ नहीं है वो भी ये कहेंगे कि हम उसका विरोध भले ही कर सकते हैं, उस पार्टी का, उसकी पॉलिसी का, लेकिन उनका काम में मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा काम करके दिखाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, मैं पुलिस के भाइयों का बहुत धन्यवाद दूंगा। एड्रेस मुझे भी नहीं पता अभी है। 1 मिनट, एक आदमी को बोलने दो। आजमगढ़ वाली होगी, अभी बाद में देंगे आजमगढ़ को मौका। अभी आप ये सुनो, 25 तारीख को जौनपुर में कार्यक्रम है, रैली, एक बात। और 25 तारीख के बाद 15 तारीख को, 15 मार्च को रैली है बाराबंकी लखनऊ के पास, और 29 मार्च को है लखीमपुर खीरी, और 5 अप्रैल को है। उत्तराखंड के साथियों को भी मौका दिया है
कि वो भी अपनी शक्ति को इस बार दिखा दें। बहुत दिन हो गए हैं उनको भी, क्योंकि इस बार उत्तराखंड से भी हमारा प्रतिनिधित्व आने वाला है, ऐसा भी मेरा विश्वास है। प्यारे साथियों, आप यहाँ जुटे हो, बड़ी ताकत दी आपने आके, इतनी छोटी कॉल पे इतनी मजबूती से आपने आंदोलन किया। 500 लोगों के आंदोलन को 50 बार टीवी में दिखाया जाता है, 5 लोगों के आंदोलन को ब्रेकिंग न्यूज में दिखाया जाता है। आशा और उम्मीद है कि आज आपकी तरफ भी मीडिया की निगाह जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भले ही वो निगेटिव वे में जाए, भले ही वो निगेटिव वे में जाए, भले ही वो ये कहे कि बहुत शोर शराबा था, नौजवान पेड़ों पे चढ़ गए थे, पुलिस बार बार रोक रही थी, इस तरह की सारी बात करें, लेकिन कभी कभी आपके खिलाफ जो साजिश होती है उससे भी लोकतंत्र में आपका प्रचार होता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं। प्यारे साथियों, ऐसे मुट्ठी बंद करो मेरे साथ सब लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है मुट्ठी बंद करो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहर। आवाज दो, आवाज दो। यूजीसी गाइडलाइन लागू करो, कुर्सी खाली करो, यूजीसी गाइडलाइन लागू करो, कुर्सी खाली करो, बाक लोग भरो, बाक लोग भरो, कुर्सी खाली करो, किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दो, वरना कुर्सी खाली करो, निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को आरक्षण दो, वरना कुर्सी खाली करो, प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC को लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, गरीबों की जमीन लूटना सरकारें बंद करें। बंद करो, बंद करो। एक अंतिम बात, यूजीसी पे सरकार का पक्ष भी आपको जानना चाहिए। शांत होकर सुनो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है बात। एक मिनट सुनो, अभी चर्चा करेंगे, खत्म कर रहे हैं। सुनो, इंपॉर्टेंट बात सुनो भाई, सुनो आगे जो है, आगे सुनो जो खड़े। देखो, जब ये यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ कोर्ट में गए लोग, तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो पैरवी करती। आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है वो भी अब ऑनलाइन है, तो सॉलिसिटर जनरल जो है हमारे, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि भाई ये होना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर वो बोलते तो मानते सरकार इस पक्ष में थी। गौर से सुनो, क्योंकि जब किसानों के खिलाफ कानून बने और किसान आए कोर्ट में, तो सॉलिसिटर जनरल की खूबियां गिना रहे थे, 370 पे खूबियां गिना रहे थे, 3 तलाक पे खूबियां गिना रहे थे और तमाम कानूनों पे खूबियां गिना रहे थे। लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन पे जब रोक लग रही थी, तो जेब में हाथ डाल के खड़े थे। मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जिनको हम रहनुमा समझते हैं वही हमें मारने के पीछे तले। और बाजों की तरफ मत देखो, कल ये विरोधी लोग कहेंगे कि ये बाज भी चंद्रशेखर ने पाल लिए हैं, ये बाज भी चंद्रशेखर जी की मदद करने के लिए पहुंच जाते। भाई मैंने किसी को नहीं कुछ भी कहा है, मैं तो प्यार बांटने के लिए निकला हूं, लोगों को जोड़ने निकला हूं। अगर इंसानों के साथ पक्षी भी जुड़ रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं मेरे भाई को। प्यारे साथियों, मैं पुनः दिल्ली की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाई एक मिनट शांत हो जाओ, सुनो भाई सुनो, जो लोग मेहनत करते हैं उनका सम्मान होना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा भाई बालक राम बोस जी का, महेश पहवाल जी का, भाई हिमांशु जी का और सीपी सिंह जी का और आर्य जी का, अनिल सागर जी का, हमारे एडवोकेट सुमन साहब का, और जो बाकी लोग हैं वो और मैं एक